गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का पहला क्लास और क्लास 11th का जो पहला क्लास है वह किस सब्जेक्ट के लिए होगा उस पर समझते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th में आपने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े थे उसको समझिए। तो आपने पढ़ा था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट पढ़े थे। तो इस सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आता है आपका साइंस। तो साइंस में आप 3 पार्ट पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका था फिजिक्स, सेकेंड पार्ट था आपका केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट था आपका बायोलॉजी। ये 3 पार्ट साइंस में आप पढ़े थे। अब क्लास 10th में आप साइंस सिर्फ एक पेपर दिए थे जिसमें तीनों पार्ट एक साथ थे। तो क्लास 11th में आपको ये तीनों जो पार्ट हैं साइंस के इनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा और ये तीनों एक सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलेंगे क्लास 11th में। और जो आप लोग का ये मेरा क्लास रहेगा वह रहेगा फिजिक्स। तो हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का पहला क्लास आज से शुरू करते हैं और जो सिलेबस होगा फिजिक्स का वह टोटल एनसीईआरटी होगा। और ये जो है 2020-2021 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा पूरा। क्लियर है? ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि साइंस क्या होता है, ठीक है। तो साइंस को समझते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, जो उसका मीनिंग होता है वह होता है टू नो, और संस्कृत वर्ड होता है विजनना, उसका भी मीनिंग होता है नॉलेज। और जो अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड में साइंस को एलम बोलते हैं, ठीक है। तो जो लैटिन वर्ड हुआ वह हुआ साइंटिया मीन साइंस, और उसका मीनिंग हुआ नॉलेज। संस्कृत में विजनना बोलते हैं, उसका भी मतलब हुआ साइंस यानी नॉलेज। तो संस्कृत वर्ड विजनना, साइंटिया वर्ड और अरबिक वर्ड एलम, इन सभी का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है नॉलेज। यानी साइंस का जो जनरल डिफिनेशन हुआ साइंस इज नॉलेज। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ये हुआ हमारा साइंस। अब साइंस की डिफिनेशन सिर्फ नॉलेज कहने से पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो जो नॉलेज होना चाहिए वह हमारा किस तरह से होना चाहिए, उनके लिए कुछ हमारे स्टेप्स हैं, कुछ हमारे मेथड्स हैं, कुछ हमारे सिस्टम्स हैं, तब जाके हम साइंस की पूरी डेफिनेशंस को जानते हैं। तो नॉलेज हमारा कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो साइंस जो हमारा है वह क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। समझ रहे ना? इसको हम ऑर्गेनाइज नॉलेज भी बोलते हैं। तो साइंस की जो एक्चुअल डिफिनेशंस हुई वह इस तरह से हुआ। Science is a organized systematic knowledge ये है हमारी साइंस की डिफिनेशंस। तो साइंस क्या है? साइंस एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टमेटिकली नॉलेज, ऑर्गेनाइज नॉलेज का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिकली नॉलेज है वह इस तरह से है। आज आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी क्लास फर्स्ट पढ़ा होगा या उससे पहले भी आपका क्लास होगा LKG UKG। तो सबसे पहले आप पहली क्लास में नंबर सीखें, दूसरी क्लास में क्या सीखें? उनका एडिशन सीखें, सब्ट्रैक्शन सीखें,
फिर तीसरी क्लास में मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से क्लास हमारी बढ़ती गई और हमारा ये जो नॉलेज है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड मेथड से ये बढ़ता गया, नॉलेज होता गया। तो और क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना शुरू कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले क्लास 10th पढ़ें फिर 9th पढ़ें 11th ये पढ़ें, ऐसा नहीं है। इनका एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली नॉलेज है ना, ये साइंस है हमारा। क्लियर है। और इसके पहले हमने आपको बताया इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। और वो जो मेथड्स हैं इसको हम समझते हैं कि हमारा मेथड क्या है। एग्जाम्पल्स में हम अपने नेचर्स में जो भी हम कुछ देखते हैं, नया चीज़ देखते हैं, तो उसके बारे में हम क्यूरियस होते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कलेक्ट करते हैं। आखिर ये किस तरह से है, किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे बना हुआ है, किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, कौन सा फिनोमिना है। तो हमको फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ देखने को मिलता है तो उसके बारे में जो हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, सिस्टमेटिकली नॉलेज जो कलेक्ट करते हैं, दैट इज साइंस। ये हमारा है साइंस। क्लियर है ना। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जो हम कुछ मेथड्स को फॉलो करेंगे और वह जो मेथड होगा हमारा वो होगा साइंटिफिक मेथड। इन मेथड को आप फॉलो करोगे तब जाके आपकी पूरी साइंस की डिफिनीशंस क्लियर होगी। ठीक है। तो जो हमारा नॉलेज है जो हम कलेक्ट करते हैं वो कैसा, सिस्टमेटिकली नॉलेज। अब इसको समझ लें। हमारे माइंड में सपोज हमने मान लिया कि फर्स्ट टाइम हमने हेलीकॉप्टर देखा, ठीक है, हेलीकॉप्टर। तो हम उसको देखते हैं तो ये समझ में आता है यार ये कैसे बना है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये कैसे लोगों को फ्लाई करता है, उड़ाता है, और ये कैसे उड़ता है, कौन से प्रिंसिपल पर उड़ता है, कौन सा फिनोमिना है। ऐसा हम जानने की कोशिश करते हैं, हम क्यूरियस होते हैं कुछ नया करने की। और वैसा हम अपने घर पर आके अपने लैब में आकर करते हैं, बनाते हैं कि आज हम भी हेलीकॉप्टर बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हेलीकॉप्टर बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं उनके हम मेथड्स को फॉलो करते हैं और उस मेथड का नाम है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है उसको समझते हैं। साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में आपने फर्स्ट टाइम किसी हेलीकॉप्टर को देखा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे उसको, ऑब्जर्व, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने के बाद सबसे पहला हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे बना है, क्या बना है, किस तरह से है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, ये सब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हुआ, पहला जो मेथड साइंटिफिक मेथड का स्टेप हुआ वो हुआ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं, किस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्वेशंस में क्लियर कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, हम मटेरियल्स को कलेक्ट करके अपने लैब में लाते हैं, लैब में यानी हम बनाते हैं उसको, ठीक है। तो उसका नाम होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हम अपने लैब में करते हैं और वो जो हमारा लैब होता है, लैब में हम ये देखते हैं कि जो हमारी हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, उसको हमने फ्लाई किया, उड़ाया, ये इस डायरेक्शन से मुड़ रही है, इस डायरेक्शन से मुड़ रही है, इस डायरेक्शन से मुड़ रही है, इस डायरेक्शन में उड़ रही है, इन ऑल डायरेक्शंस में उड़ रही है, ठीक है। लेकिन हमने देखा जो हेलीकॉप्टर का उड़ना हुआ वह सिर्फ एक ही डायरेक्शन से नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्थ में उड़ेगा, सिर्फ साउथ में उड़ेगा, ईस्ट में उड़ेगा, वेस्ट में उड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इनका सिर्फ एक ही लॉजिक है, वह क्या है, उड़ना, जो हम अपने लैब में देखा, ठीक है। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि एक जो फिनोमिना है, ठीक है, इसका जो लॉजिक है वह यही है, उड़ना।
तो जहाज का काम है उड़ना। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में आता है हमारा क्वालिटेटिव रीजनिंग, यानी एनालिसिस करते हैं, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रीजनिंग या क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रीजनिंग में क्या आता है? तो क्वालिटेटिव रीजनिंग में आता है कि जो हमारी हेलीकॉप्टर है कितने लोगों को उड़ा सकती है, कितने हाइट पर उड़ा सकती है, उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, और वो जो जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसकी डेंसिटी क्या है, इन सब पर डिपेंड करती है। इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग, कि कौन सी क्वांटिटी किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, ओके। और फोर्थ जो है वह है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है कि हम हेलीकॉप्टर किस तरह से बनाएं कि उसमें 2 लोगों की, 3 लोगों की या 4 लोगों की कैपेसिटी है इतने मास को ले जाने की। ठीक है, और यह जो हेलीकॉप्टर है अगर इतने मास को, इतने लोगों को ले जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कितनी स्पीड हो सकती है, समझ रहे हो ना, और कितने हाइट तक इतने लोगों को ले जा सकती है। तो ये जो क्वालिटेटिव रीजनिंग यानी जो हमारे टर्म थे वेलोसिटी, मास, हाइट, वो अब उनकी क्वांटिटी आ गई कि कितनी मास की क्वांटिटी को ये हेलीकॉप्टर्स उड़ा सकता है, कितने हाइट पर उड़ा सकता है, ये उनकी क्वांटिटी हो गई। क्लियर है ना? तो ये हुआ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अच्छा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद आता है कि हम इनका एक फार्मूला बना लेते हैं कि ये मास, हाइट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस, डेंसिटी, वेलोसिटी कि ये डिपेंड करती है एक दूसरे पर। इनकी एक क्वांटिटी हुई, ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, उनका हमने एक फार्मूला बना लिया जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। इतना करने के बाद हम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद क्या होता है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग से एक हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, अब ये जो फार्मूला बनता है तो हम यही समझें कि इस फार्मूले में अगर इतने का मास रखेंगे तो इतनी वेलोसिटी से जाएगी, इतने मास रखेंगे तो इतनी हाइट पर जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ये जो मैथमेटिकल का फार्मूला मिलता है हमको, उसकी हेल्प से हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि अगर आप इतने केजी का मास ले जाओगे तो इतने हाइट पर जाएगा, अगर उससे और ज़्यादा मास ले जाओगे तो इतनी हाइट पर हो जाएगा, है ना। तो जो मास होता है, एक्सीलरेशंस होता है, हाइट होता है, अगर हम ये समझे उस फार्मूले से कि ये जो क्वांटिटी होती है ना, उनके माध्यम से हम प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि इतनी उसकी स्पीड होगी, अगर इतना मास होगा, इतनी हाइट पर ये हेलीकॉप्टर उड़ रही है। ऐसा हमने मॉडल दे दिया, समझ रहे हो ना। जैसे हमने कहा कि एनर्जी ½ mv², तो हमने कहा अगर इतनी वेलोसिटी से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, उसका मास ये है, उसकी एनर्जी ये है। ठीक है, फिर हमने उसी वेलोसिटी से उस मास को ज़्यादा मास कर दिया, उस मास से ज़्यादा मास कर दिया, तो हमने फिर से देखा कि उसकी एनर्जी और कुछ मिल गई। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट किया, तो अब हम बता दिए कि अगर इतने का मास होगा, इतने की वेलोसिटी होगी तो इतनी एनर्जी होगी। ये हमने प्रेडिक्शंस किया। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद आता है प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी करते हैं कितनी डिस्टेंस पर जाएगा। ठीक है, ये हुआ 6 प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शंस हुआ। ठीक है, प्रेडिक्शंस किए। अब प्रेडिक्शंस के बाद 2 शब्द आते हैं, या तो वेरिफिकेशंस होता है या फॉल्सिफिकेशन होता है।
या बात हमारी सही होती है या गलत होती है, ये तो होते हैं ना। ठीक है, तो भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शंस करने के बाद क्या होता है, फॉल्सिफिकेशन या फिर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन या फिर इसी को हम बोलेंगे फॉल्सिफिकेशन। या सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। ठीक है, सही हुआ तो हमारा जो नॉलेज है वह एक रूल्स, एक नियम, एक प्रिंसिपल्स पर आधारित हो गया। हमने उसको एक नियम दे दिया कि ये हमारा नियम है, ये हमारा नॉलेज है, ये हमारा साइंस है। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद अगर वेरिफिकेशन हुआ तो आप सही हो, आपकी जो भविष्यवाणी होगी वो सही होगी और आपका वो जो मेथड्स है, वो जो साइंस है, एक रूल्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉल्सिफिकेशन आया, आपका रिजल्ट गलत आया, तो आपका ये जो किया हुआ एक्सपेरिमेंट है वो सब फेल हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है साइंटिफिक मेथड से, जो हमने नॉलेज लिया हुआ है, ये है साइंस। क्लियर है ना। तो इतनी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तब जाके हम रूल्स बनाते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे स्टेप हुए। अब हम आते हैं, समझते हैं कि हमारी फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, उसको समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक सीखा साइंस की डिफिनीशंस और साइंटिफिक मेथड को। साइंटिफिक मेथड से अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सारे स्टेप्स को फॉलो किया, तो आपका भी जो भी एक्सपेरिमेंट किया, आप भी एक रूल्स दे सकते हो, आप भी एक साइंटिस्ट बन सकते हो। समझ रहे ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा साइंस। अब आते हैं व्हाट इज ए फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स जो हमारा है, यह ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है नेचर। ठीक है, तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमेना। तो हम अपने नेचर्स में जो भी हम कुछ देखते हैं उसके बारे में हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा नॉलेज है नेचर्स में हमने देखा, ये हमारा फिजिक्स है। ठीक है, जैसे हमने एक टॉप को घुमाया, लट्टू को घुमाया और वह कंटिन्यू घूम रहा है। जब घूम रहा होता है तो वह नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है ना, इस पर क्या फिनोमिना है, इसकी लॉजिक क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये है फिजिक्स। हमारी मोटरसाइकिल चल रही है, हम आसानी से एंजॉय कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी करके चल रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं गिरती है। लेकिन अगर वह रुक जाती है तो हम थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, गिर जाएंगे। समझ रहे ना। चलती है, नहीं गिरती है, और नहीं चल रही है, गिर जाती है। क्या लॉजिक है इसका, क्या इसका फिनोमिना है जो हमारे नेचर्स में हमको इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये है हमारी फिजिक्स। समझ रहे हो ना। ठीक है, अब फिर से अभी बताएं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है ना। अगर उड़ रहा है तो कितने आदमी को लेके उड़ रहा है, तो उनकी एक लॉजिक होगी, उनका एक प्रिंसिपल होगा जो हम अपने नेचर्स में देख रहे हैं, उनकी स्टडी है। ये हमारा है फिजिक्स। और ये जो हमारी दुनिया है ये दो चीज़ों से बनी, एक हमारे अंदर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया। इंटरनल्स वर्ड जो हमारी है वह इस तरह से है कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, समझ रहे हो ना। और एक स्टूडेंट्स है कितना इंटेलिजेंट है, एक स्टूडेंट्स है उसको फिजिक्स बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता है और दूसरे बंदों को नहीं समझ में आता है। ये है उसकी अंदर की दुनिया, इंटरनल वर्ल्ड। समझ रहे हो ना। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे सेंस आर्गन्स हैं, 5 सेंस आर्गन्स हैं, उनसे जो भी कुछ हम अपने नेचर्स में देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारा होता है फिजिकल वर्ल्ड।
जैसे हमने आंख से देखा ये रेड कलर है, तो हमने सेंस किया ये रेड कलर है, बहुत अच्छा कलर है, और उसके बारे में हम नॉलेज कलेक्ट किए, समझ रहे हैं ना। और हमने नाक से कुछ स्मेल्स आई, गंदी स्मेल्स है, ठीक है, उसकी स्टडी किया। अब हमने किसी को टच किया, वो ठंडा है, गर्म है ना, ये हमने स्टडी किया, समझ रहे हो ना। ठीक है, हमने जीभ से अपने टंग से टेस्ट किया, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, समझ रहे हो ना। तो इन सब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हम अपनी चारों तरफ देखते हैं, उनसे हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उनके फिनोमिना को और उनके लॉजिक को समझते हैं। ये है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। और क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर से ही क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स का डेफिनेशंस क्लियर हुआ, ओके। अब उसके बाद आता है हम फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं। हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं कि ताकि हम अपने नेचर को समझ सकें, कौन से प्रिंसिपल पर है, कौन से बेस पर है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, तो इसके दो प्रिंसिपल हैं। हम इसके दो प्रिंसिपल्स को समझते हैं, इसको बोलते हैं थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स में फर्स्ट होता है, हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन, और सेकंड है हमारा रिडक्शनिज्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफिकेशंस क्या होता है। फिजिक्स हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है, समझते हैं कितना अच्छा है, आइए देखते हैं। तो हमारे नेचर्स में अगर हम फोर्स की बात करें, या अभी तक जो आपने फोर्स के टाइप्स पढ़ा हुआ है, बहुत टाइप्स के फोर्स पढ़े हुए हैं, समझ रहे ना। चलिए शुरू करिए, बताइए कुछ फोर्स के नाम। ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, और स्ट्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो इस तरह से हम बहुत सारे फोर्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसा सपोज कर लो कि हमने 100 टाइप्स के फोर्स पढ़ा हुआ है। अब सब 100 टाइप्स के हमने 100 टाइप्स के फोर्स पढ़ा हुआ है, तो 100 रूल्स होंगे, 100 फिनोमिना होगा, 100 लॉजिक होगा। तो हमको 100 लॉजिक, 100 प्रिंसिपल, 100 फिनोमिना को याद करना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल है। ऐसे पे ही हमको 100 फोर्स ही नहीं, बहुत सारे फोर्स मिलते हैं, लाखों फोर्स मिलते हैं, है ना। तो हम फिजिक्स में ये पढ़ना चाहते हैं कि उस फोर्स को, जो 100 फोर्स है, वह सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर बेस हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशंस। यानी कम से कम पढ़ना चाहते हैं, एक बनाने की कोशिश करते हैं, बट एक नहीं बन सकता, तो हम कम से कम पढ़ते हैं, समझ में रहा ना। इसका नाम है यूनिफिकेशंस। तो फिजिक्स हमारा क्या चाहता है, तो फिजिक्स हमारा ये चाहता है कि हमारे स्टूडेंट्स कम से कम पढ़ें, ये चाहता है फिजिक्स, और इसी का नाम है यूनिफिकेशंस। जितने भी हजारों फिनोमिना हैं, उनको सिर्फ एक फिनोमिना से जोड़ते हैं, एक प्रिंसिपल पर जोड़ते हैं। तो 1000 पढ़ने से बेहतर है कि हम एक ही पढ़ें, कितना मजा आता है ना। ये है फिजिक्स, क्लियर, ठीक है। ये तो हुआ हमारा थ्रस्ट। फिजिक्स का जो जोर होता है वह कम से कम पढ़ना होता है, ये है फिजिक्स। और आप कहेंगे हमको फिजिक्स नहीं समझ में आता है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये है यूनिफिकेशंस, बहुत ईजी है, समझिए क्या होता है फिजिक्स। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म का मीनिंग होता है छोटे छोटे टुकड़े करना और उन छोटे छोटे पार्ट को समझना। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मेथड है कि कोयले से बिजली बनाना, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्या होगा, हम कोयले को जलाएंगे, वाटर को बॉयल करेंगे, उसे वेपर निकलेगा, वेपर से हम टरबाइन को घुमाएंगे,
और टरबाइन से जब घुमाएंगे तो वो हमारा डायनेमो चलेगा, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तब आएगी। तो ये लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसको छोटा छोटा करके समझें तो हमको ज़्यादा समझ में आता है ना। किस तरह से? सबसे पहले हम कोयले को जलाएंगे, वह जो केमिकल एनर्जी होगी किस में चेंज हो जाएगी? हीट एनर्जी में चेंज होगी, है ना। इसको हमने समझ लिया, एक पार्ट हो गया। अब उसके बाद वह जो हीट है वह हमारा वेपराइज, वाटर को वेपराइज करेगा, तो अब वह प्रेशर्स के माध्यम से टरबाइन को घुमाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा तीसरा प्रोसेस। फिर इस तरह से जब टरबाइन रोटेट करेगा तो हमको बिजली मिलेगी, फिर हम अपने घरों में उसको यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स मेथड है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम उसको समझते हैं, समझ रहे ना। ये हमारा होता है रिडक्शनिज्म, कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है, कॉम्प्लेक्स है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में आसानी से समझ सकते हैं। ये है फिजिक्स, ये है रिडक्शनिज्म। फिजिक्स को हम इसलिए पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये है हमारा थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स समझिए तो स्कोप का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है रेंज। रेंज, रेंज यहां से लेकर यहां तक, यही ना रेंज है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो हमारा रेंज होता है, जो हमको नेचर्स में देखने को मिलता है, उसका रेंज क्या है? तो हम एक क्वांटिटी लेते हैं लेंथ। लेंथ में जो लेंथ का रेंज है, जो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, वो किस तरह से करते हैं? तो जो हमारा सबसे छोटा लेंथ है वह है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सबसे छोटा है एंटाइटीज, हमारे नेचर्स में मिलता है, जो हमने अभी क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वह बहुत ही छोटा होता है, उसकी साइज बहुत छोटी होती है। फिर उससे बड़े हमारे एटम्स होते हैं, फिर एटम से मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल से हमारा मैटर्स हुआ, फिर मैटर से हमारी अर्थ हुई, अर्थ से ये हमारे स्टार्स हुए, स्टार से पूरा हमारा सोलर सिस्टम्स हुआ। तो फिजिक्स में हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेंथ को पढ़ते हैं। ये है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, तो लेंथ में हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं? तो 10⁻⁻14 मीटर, या इससे भी छोटा जो एटम का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, समझ रहे ना। यहां से हम स्टडी करते हैं कहां तक? पूरे गैलेक्सी की, पूरे ब्रह्मांड की, ठीक है। तो उसका जो साइज होता है वह क्या होता है? वह इसकी साइज होती है 10⁻26 मीटर, समझ रहे हो ना। तो हम कहां से शुरू किए? 10⁻⁻14, यानी वेरी वेरी स्मॉल, जो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखती, खुली आंखों से इस तरह से नहीं दिखती है ना। और 10⁻26 मीटर बहुत लंबी है ना। इसको हम स्टडी करते हैं। ये है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स इन लेंथ, क्लियर है ना, ठीक है। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि इसकी टाइम्स होगी, इसके टाइम्स होंगे, तो टाइम को हम स्टडी करते हैं। टाइम, तो टाइम को हम कहां से कहां तक इसकी स्टडी करते हैं? कौन से रेंज तक की टाइम को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट से लिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये जो हमारे लेंथ है 10⁻⁻14, इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेंज मिलेगा वह टाइम का रेंज मिलेगा। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा? 10⁻22, अब टाइम है तो सेकेंड। इतने छोटे सेकेंड्स को हम स्टडी करते हैं। कहां तक करते हैं? 10⁻26 है, डिवाइड बाई 10⁸ करिए, क्या मिलेगा? 10⁻34 और सेकेंड नहीं,
10 टू द पावर, ये प्लस है ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो क्या मिलेगा 18 सेकेंड। ठीक है, 26 माइनस 8, तो 10 टू द पावर 18 सेकेंड तक हम स्टडी करते हैं टाइम की। समझ रहे हो ना, ये है स्कोप ऑफ फिजिक्स टाइम की। अब इस तरह से मास है, मास तो सबसे छोटा हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलता है हमारे नेचर्स में, सबसे छोटी एंटाइटीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है 10 टू द पावर 30 kg या इससे भी कम। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10 टू द पावर -31 kg होता है। तो उसके पहले कुछ हमारे डिजिट होते हैं 9.1, तो 9.1 को लगभग 10 सपोज कर लिया जाता है। तो इससे हमको मिलता है 10 टू पावर -30 kg। किसका मास है? इलेक्ट्रॉन्स का मास, सबसे छोटा, ये स्टडी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा सोलर सिस्टम्स है, पूरा सोलर सिस्टम्स, उसका मास क्या, पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, तो उसका जो मास आता है वह आता है 10 टू द पावर 55 kg। ये है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। इतनी छोटी से मास से इतनी बड़ी मास को स्टडी करते हैं, ये है रेंज। अब अगर बात करें इसका रेंज क्या है, तो 26 माइनस 14 करोगे तो 10 पावर 40 आ जाएगा। इतना रेंज है लेंथ के लिए। इसी तरीके से इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना मिलेगा 10 टू द पावर 40, ये भी आपका मिला। ठीक है, अब यहां से ये आपका हो जाता है 10 टू द पावर 85, ये इसका रेंज है ना। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम स्टडी करते हैं, इतनी छोटी क्वांटिटी को हम स्टडी करते हैं। अब ये जो हम स्टडी करते हैं इनके 2 डोमेन होंगे, 2 डोमेन। एक जो हमको खुली आंख से दिखते हैं हमारे नेचर्स में, और एक हमको नहीं दिखते हैं। तो जो हमको दिखते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और जो हमको अपनी इस नेक्ड आई से नहीं दिखती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ये है हमारा। ठीक है, अब इसके बीच का एक है, उसको हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच जो हमको लैब में दिखता है, ठीक है, वो है मेजो, बिटवीन, मेजोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, ये है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्लियर? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हम फर्स्ट टाइम्स अगर कुछ वर्क करते हैं तो हम बहुत एक्साइट होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। जैसे अगर हमको फर्स्ट टाइम प्लेन में सफ़र करना हुआ तो फीलिंग आने लगती है, कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, हम कितने एक्साइट होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और जो प्लेन है, फिजिक्स किसी न किसी प्रिंसिपल पर है, किसी न किसी फिनोमिना पर है जो हमारे नेचर्स में होता है, ये फिजिक्स है, और उससे हमको एक्साइटमेंट होता है। ये है फिजिक्स का एक्साइटमेंट। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने कंप्यूटर देखा और कंप्यूटर्स पर बैठा, सिस्टम्स पर बैठा, कंप्यूटर चलाया। आज हमने कंप्यूटर चलाया, मैं बहुत एक्साइट हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब उसके बाद फर्स्ट टाइम हमारे हाथ में मोबाइल्स आया और हम फर्स्ट टाइम अपने बाहर यानी विदेश में रह रहे भैया से बात किया, वीडियो कॉलिंग किया, इस तरह से, तो बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ हमको। मैं तो भैया से बात किया, ये इस तरह से, है ना, इतनी दूर रहते हुए भी हमने उनसे बात किया, बहुत अच्छा लगा, है ना। ठीक है, ये है हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। हम घर पर बैठे क्रिकेट मैच को देखते हैं या कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, कितना मज़ा आता है, हम एक्साइट होते हैं।
तो फर्स्ट टाइम कुछ हम करते हैं, कुछ हमको देखने को मिलता है तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। ये है हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। समझ में रहे ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा फिजिक्स इज रिलेटेड टू अदर साइंस या अदर सब्जेक्ट। तो किस तरह से है? पहले हमारा आता है कि जो हमारा फिजिक्स है अदर साइंस या अदर सब्जेक्ट से किस तरह से रिलेट है। पहला है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा हुआ है? केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है NaCl, N के पास पॉजिटिव, Cl के पास निगेटिव, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहाँ पढ़ते हैं? अपने नेचर्स में पढ़ते हैं, है ना? तो ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, ये सब। तो ये जो हमारा केमिस्ट्री में आता है, जो हमारी बॉन्डिंग होती है Na और Cl की जो बॉन्डिंग होती है, जो उसके फोर्स होता है उनके बीच बहुत ही स्ट्रांग होता है। Na को उठाओगे तो Cl भी आ जाएगा साथ में। तो ये जो फोर्स है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और ये केमिस्ट्री में हमको मिलता है। तो ये इस तरह से रिलेट हुआ। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में फिजिक्स इस तरह से रिलेट है कि जो पूरी बायोलॉजी है पूरी डिपेंड है फिजिक्स पर। किस तरह से डिपेंड है? बायोलॉजी लैब में जब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देखते हो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक्सरे देखते हो, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो आपको कहीं चोट लग जाती है, एक्सरे करते हो ना, उसकी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, उस सब की सब जो मशीनें बनी होती हैं सब फिजिक्स के बेस पर ही बनी होती हैं, सब फिजिक्स ही बनाता है। समझ रहे हो ना? ये हुआ हमारा बायोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद आता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में हम किस तरह से पृथ्वी में उनके लेयर्स में जो फोर्स लगता है किस तरह से लगता है, उनकी हम मिट्टी की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किस तरह से होता है, तो ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी। तो हम पूरे ब्रह्मांड को स्टडी करते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में जो स्टार्स हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किस तरह से बंधे हुए हैं, सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में हमने आपको बताया कि जब हमारे अर्थ क्रेस्ट में जो लेयर्स होती हैं वो फोर्स के अकॉर्डिंग जब खिसकती हैं, ठीक है, तो उनको हम एक सिस्मोग्राफ के माध्यम से देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो हम फिजिक्स के माध्यम से उनका ग्राफ बना लेते हैं कि ये इसका ग्राफ है, इतने आपको भूकंप मिला था, इतने अर्थक्वेक्स मिले थे आपको, है ना, ये हुआ। और मोस्ट इस समय जो है बहुत ही पॉपुलर है वो है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में भी हम फिजिक्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप ये भाला थ्रो होता है या फिर आप जो बॉल थ्रो करते हो, गोला जो आप फेंकते हो, ठीक है, तो हम बॉल को या फिर भाले को किस तरह से फेंकें कि वह काफ़ी दूर तक जाए, या फिर हम बैठ के स्ट्रोक्स बॉल पर इस तरह से करें कि वह बहुत दूर तक जाए, बॉल बाउंड्री के बाहर जाए, है ना। अब बॉल को हम किस तरह से थ्रो करें, स्विंग कराएं, किस तरह से घुमा के फेंकें, ठीक है, कि जो बैट्समैन सामने है वो आउट हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब स्पोर्ट में हमको जो हमारे गेम टीचर्स होते हैं वो सिखाते हैं कि कौन से एंगल पर थ्रो किया जाए, किस तरह से घुमाओगे तो बॉल ऐसी जाएगी, तो ये सब फिजिक्स में आता है। अब उसके बाद जब आप तैरते हो तब पर भी उसमें आपको लगता है कि किस तरह से हम फोर्स लगाएं पानी पर या किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स रखें, समझ रहे हो ना। तो ये सब अब हम मैक्सिमम स्पोर्ट में ही यूज़ करते हैं फिजिक्स को, किस तरह से स्पोर्ट को हम जीत सकते हैं और कौन सा टेक्निक लगाएं, वो सब फिजिक्स के बेस पर होता है, ठीक है। तो ये तो था फिजिक्स इज रिलेटेड अदर साइंस, ठीक है। अब जो क्लासेस होंगी वो होंगी फिजिक्स इन रिलेशंस टू टेक्नोलॉजी। जो हमारी फिजिक्स है वह टेक्नोलॉजी पर किस तरह से रिलेट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास जो होगी वह लास्ट क्लास होगी फिजिकल वर्ड का, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर्स आपका कंप्लीट होगा। नाउ सेकेंड चैप्टर्स हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।